आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबर जो है वो पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां एक बार फिर से आग लगी है, लेकिन इस बार बारूद उसी खेत में फटा है जिसे उसने खुद तैयार किया था। पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से आतंक के उसी जाल में उलझ गई है जिसे उसने दशकों से अपने पड़ोसियों के लिए बिछाया था। ताजा हमला हुआ है पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके में, जहां 6 से 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी ली है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने, और ये पहला हमला नहीं है। पिछले एक हफ्ते में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के 4 मेजर रैंक के अधिकारी मारे गए हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान का कोई कोना अब सुरक्षित है नहीं। एक तरफ है टीटीपी, जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में झंडा फहराने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ है बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी, जो अब सैटेलाइट इमेजरी जैसी हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी कमांडोज को निशाना बना रही है। बीएलए ने तो बाकायदा एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने नुश्की में पाकिस्तान के 5 एसएसजी कमांडो को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि टीटीपी का एक सदस्य खुलेआम कह रहा है कि इंशाअल्लाह हम जल्द ही इस्लामाबाद में कलमे का झंडा लहराएंगे और जालिम एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों पर लाएंगे। पाकिस्तान ये समझ नहीं पाया कि आतंक की खेती हमेशा पराई जमीन पर ही नहीं होती, कभी ना कभी वो अपने ही घर की नींव को भी चाटने लगती है, उसे खत्म करने लगती है। टीटीपी और बीएलए अब सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि ट्रेनिंग कैंप्स, हाईटेक कम्युनिकेशन और ग्लोबल टैक्टिक्स से लैस है, और यही ताकत एक दूसरे को खत्म करने के लिए लगी है। पाकिस्तानी सेना के लिए अब ये जंग सरहद की नहीं, घर के अंदर की हो चुकी है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इस आतंकी दलदल से बाहर निकल पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा, और वो दिन अब दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने ही बोए हुए जहर से टूटता हुआ नजर आए। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं, और इसीलिए जो वॉर एक्सपर्ट हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो पाकिस्तान को लेकर ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान अगर इसी हालात में रहा तो बहुत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बिखर जाएगा। पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तान की सेना पर फिर से हमला हुआ, और हमला ऐसा कि 6 से 7 जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो मारे गए हैं। टीटीपी ने पहले भी हमले की जिम्मेदारी ली थी, अब अति ऐसी हो गई है कि एक हफ्ते में 3-3 बार टीटीपी ने हमला कर दिया है। टकराव बढ़ रहा है। उधर जो बलूच लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी फौज से वैसे ही लोहा ले रहे हैं, वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, और फिर ये टकराव ऐसा कि बलूच लड़ाके अपनी जान देने से भी गुरेज कर नहीं रहे। टीटीपी ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तानी सेना के किन किन मेजरों की मौत हुई है या पाकिस्तानी फौज में चर्चा बहुत तेजी से है, और इसी को लेकर पाकिस्तानी सरकार भी और पाकिस्तानी फौज भी नजर बनाए हुए हैं कि कैसे इन हालात को बेहतर किया जा सकता है। जो मेजर मारे गए हैं, यानी कि जो टकराव हुआ है टीटीपी से या फिर जो बलूच लड़ाके आक्रामक हैं, उनमें 4 मेजर मारे गए हैं। मेजर सैयद रबनवाज तारिक, मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह और मेजर जियाद, ये 4 वो मेजर हैं जिनकी मौत हुई है, यानी कि जो मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर टीटीपी लगातार कहर बरपा रहा है, और टीटीपी का कदम आगे बढ़ाना ये बलूचिस्तान इसे बेहतर भी मान रहा है। कह रहा है कि हम एक तरफ पाकिस्तानी फौज से टकरा रहे हैं, उधर अगर टीटीपी पाकिस्तानी फौज को पीछे हटाने में मदद करे या फिर उसे खात्मे में मदद करे तो फिर ये हमारी आज़ादी के लिए बेहतर होगा। उधर पीओके में कभी भी आवाज़ उठ रही है, सिंध प्रांत भी किसी से अछूता नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर से टीटीपी के कदम बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो ऐसे समझिए कि बारूद के ढेर पर इस वक्त पाकिस्तान है। एक चिंगारी भर की देर है, और वो चिंगारी वक्त वक्त पर लगाने का काम कभी टीटीपी करता है, कभी बीएलए बीएलएफ की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी फौज पर ये निशाने लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए यहाँ पर एडमिरल रिटायर्ड एसके ग्रेवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रेवाल सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। पाकिस्तान में जो हालात अभी बने हुए हैं, टीटीपी के बढ़ते हुए कदमों को आप कैसे देख रहे हैं? बलूचिस्तान में जो हालात हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ऑप्शन है अभी पाकिस्तान सरकार या फिर फौज के पास में? देखिए मैडम, पाकिस्तान का काफी एक्चुअली में देखें तो बुरा हाल है, और टीटीपी उन्होंने ही खड़ा किया था जब 1987 से लेकर के उसके बाद टीटीपी को इन्होंने बनाया है। और ये सच कहा है किसी ने कि अपने घर में अगर सांप पालोगे तो आपको भी डसेंगे। ये वही अभी डस रहे हैं इनको। बलूचिस्तान में जो इन्होंने पिछले 75 साल से करके हालात एक तरह से इतने बदतर किए हुए हैं कि लोगों के पास लड़ाई के सिवाय कुछ बचता नहीं है। ये उन्होंने
एक तरह से ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनके वर्चस्व की लड़ाई है। उनको लूट करके पाकिस्तान, पंजाबी पाकिस्तान एक तरह से अपना देश चला रहा है। अगर वो इनको बराबर का दर्जा देता तो मुझे लगता है ये सब नहीं होता। और एक तरह से जो टीटीपी है वो पश्तून है, और अफगानिस्तान के साथ भी इनके अच्छे रिश्ते नहीं है। जितने अफगानी रिफ्यूजी पाकिस्तान में थे सबको इन्होंने एक तरह से निकालने के लिए अंतिम आदेश दे दिए हैं। तो अभी पाकिस्तान का काफी बुरा हाल है। लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान जब अस्तित्व में आया तो ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं आया था। ये ग्रेट पावर गेम में बनाया गया था पश्चिमी देशों द्वारा, और अभी भी इसका जो भौगोलिक स्थिति है उसमें ये अभी भी काफी उनके यूजफुल है। इसलिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा होगा ये मुझे नहीं लगता है। ये लड़ाई लंबी चलेगी। अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। मुझे लगता है चीन को शायद कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो उसको 4 छोटे छोटे देशों से एक तरह से बर्ताव करना पड़े अपने मकसद के लिए इस इलाके में। नहीं लगता कि पाकिस्तान के टुकड़े अभी इतनी जल्दी होंगे। यही पाकिस्तान के हित में है, लेकिन पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। माना कि पाकिस्तान के टुकड़े होने में अभी टाइम है, लेकिन बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने जैसे कफन सर पर बांधा हुआ है, अपनी आजादी से कम कुछ मंजूर नहीं, उसमें तो टकराव और ज्यादा बढ़ना ही है। इधर भारत के साथ जो पंगा पाकिस्तान ने लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसने मात की खाई है, और शहबाज शरीफ फिर गिड़गिड़ा रहे हैं, तेवर ढीले कर रहे हैं, भारत के साथ में सार्थक बात चाहते हैं। ये सब कुछ साथ में कैसे होगा? एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 करोड़ का मुआवजा आतंकियों में बांटने की बात हो रही है, वो भी IMF से लिए हुए लोन के चलते, और पाकिस्तान में आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बलूचिस्तान में अगर इतनी असंतुष्टि नहीं होती तो लोग क्यों आते सड़कों पर? देखिए, ऐसा है, बलूचिस्तान में असंतुष्टि है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उन्होंने तो अपना एक्सेशन क्लात के नवाब ने भारत के साथ चाहा था, लेकिन उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मना कर दिया। और किस लिए मना किया, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर सिर्फ हम गेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नर जनरल उस टाइम माउंटबेटन साहब थे, जो नहीं चाहते थे कि वो हिस्सा भारत का हिस्सा बने। तो ये तो 1948 में बाद में जबरदस्ती बलूचिस्तान को एक तरह से उन्होंने अपने साथ मिलाया है। उसके बाद जिस तरह से बलूचिस्तान को इन्होंने रौंदा, बलूचिस्तान इनके खिलाफ है, और बलूचिस्तान की अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ दूसरे देश नहीं मिलते तो बलूचिस्तान बहुत पहले आजाद हो गया होता, ये हम मानते हैं। बलूचिस्तान अभी भी आजादी चाहेगा, लेकिन जिस तरह से ईरान के हालात हैं, और ईरान में जो एक तरह से अमेरिका के खिलाफ है, और ईरान में अगर दूसरी तरफ से उनको एंट्री चाहिए तो सिर्फ पाकिस्तान से मिल सकती है। ये भौगोलिक एडवांटेज है पाकिस्तान की, जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। दूसरी बात, भारत से उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री शासक रहे हैं उनका एक ही रवैया रहा है कि भारत के साथ लड़ाई कर लो और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने यही किया था, और काफी हद तक वो लग रहा था उस साइड में जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 दिन बाद ये सीज फायर हुआ, उसके बाद उनकी आवाम को समझ में आ गया है कि ये किस तरह से उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि वहां के मिलिट्री जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब हों, उनको ये एक तरह से सफलता मिली है कि सारा देश उनके साथ आ जाए, क्योंकि खासकर NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान उनके साथ बिल्कुल नहीं है। सिंध में भी काफी एक तरह से देखें तो लोग खुश नहीं है, और पंजाब में भी भूखे मर रहे हैं। जगह जगह ये जो अनिश्चितता है वही पाकिस्तान की सरदर्दी सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली बात है। लेकिन SK ग्रेवाल जी, जो पाकिस्तान में हालात हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपने अभी कहा पीठ थपथपाई अपनी, यहाँ से मुनीर ने अपना प्रमोशन करा लिया, वहाँ जनता के सामने पिक्चर और कुछ पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन आम लोग हैं, ये सच को समझते हैं, ये जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बावजूद इसके लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने का काम हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, चीन के इशारों पर नाचता है पाकिस्तान, भारत से पंगे लेता है पाकिस्तान, और भारत के खिलाफ साजिशें भी रचता है, आतंकियों को फुल प्रूफ सुरक्षा देता है, उन पर अच्छा खासा खर्चा भी करता है। आम लोगों को मरने के लिए छोड़ने का ऑप्शन पाकिस्तानी हुक्मरानों की डिक्शनरी में इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि सरकारें बदल गई, चेहरे बदल गए, लोकतंत्र के नाम पर सब कुछ लुट गया। आम चुनावों में क्या हुआ, इमरान खान कैसे जेल में, ये किसी से छिपा नहीं। तो भरोसा तो डगमगाएगा ना, लोग सड़कों पर तो आएंगे ना, चाहे वो अलग अलग प्रांत के हों। ये
बिल्कुल आपने सही कहा मैम, लेकिन इसमें क्या है कि 1956 से लेकर के आज तक, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट रही हो चाहे मिलिट्री शासन रहा हो, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी का राज रहा है। और 1956 तक एक तरह से इंग्लैंड का राज उनके ऊपर था, क्योंकि 56 तक वो डोमिनियन स्टेटस थे। वो बेशक कहें कि आजाद हो गए थे, डोमिनियन स्टेटस थे, हर चीज वहां की महारानी से अप्रूव होती थी। उसके बाद तो सबको मालूम इन्होंने क्या किया अपने साथ। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। रंजन मुखर्जी जी भी जुड़ गए हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। रंजन जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जो हालात अभी पाकिस्तान में है, जी नमस्कार, जो हालात पाकिस्तान में है वो किसी से छिपे नहीं है, और जो टकराव है वो लगातार बढ़ रहा है पाकिस्तानी फौजियों का टीटीपी से। अब ये जो टकराव है, हफ्ते भर में 3 अटैक हो गए, पाकिस्तानी फौजियों की जान जा रही है। इससे पहले बलूच लड़ाकों से बचकर भाग गए थे पाकिस्तानी फौजी, बड़े स्तर पर उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, और आपको क्या लग रहा है, क्या अब नक्शा बदलने वाला है क्या पाकिस्तान का? देखिए, पीएलए, टीटीएफ और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो पहले इनके सपोर्ट में रहते थे, अभी इन तीनों ने मोर्चा खोल रखा है और तीनों ने जो है परेशान करना चालू कर दिया है। तो आर्मी की जो हुक्मरान है अंडर मुनीर जी, तो वो बहुत प्रॉब्लम में है और पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। तो कहावत जैसा है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसी हिसाब किताब है पाकिस्तान का। और जैसे उन्होंने टेररिज्म को पनपने दिया अपने सॉइल पे, अब उन्हीं से, जैसे आपने भी कहा आपके इंट्रोडक्टरी टॉक पे, तो वैसे ही हो रहा है। और उसी हिसाब से हालत एकदम बिगड़ा हुआ है और टुकड़े टुकड़े होने की बात तो एकदम सच है। देखिए, सिंध प्रोविंस अलग होगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और पख्तून्स भी उनको मदद अफगानिस्तान के तालिबान कर रहा है, तो ये भी अलग हो जाएगा। तो चार टुकड़ों में पाकिस्तान के बंटने के बहुत आसार है। 4 से 5 टुकड़ों में पाकिस्तान बटेगा, ये इससे पहले भी हमारे साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट बता चुके हैं। रंजन मुखर्जी जी आप रहिए, अभी ग्रेवाल सर मेरे साथ में रहिएगा। एक और खबर है, चूंकि अभी हमने वहां लोकतंत्र का जिक्र किया, मैंने इमरान खान के बारे में बताया और बताया कि आम चुनावों में क्या हुआ। ये अकेले पाकिस्तान के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, बल्कि विश्व के अलग अलग देशों की जानकारी में है कैसे इमरान खान जेल में है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि जेल में है, वो ये कह रहे हैं कि आज मैं घुट घुट कर यहां पर जी रहा हूं, न सल्तनत बची न सियासत, और अब खुद की पहचान भी मिटती हुई नजर आ रही है। कभी पाकिस्तान के ताज पर बैठे थे और आजकल जेल की सलाखों के पीछे चीख रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है। जेल से इमरान कह रहे हैं कि मैं मर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान चुप है। 72 साल के इमरान खान इस वक्त रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, लेकिन आज उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे से एक ऐसी चीज भेजी है जिसने पाकिस्तान की सत्ता की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के इतिहास की सबसे कठोर कारावास की सजा काट रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने संविधान की बात की, सेना की नहीं। मैंने आसिम मुनीर से सवाल पूछे। इमरान ने यह भी कहा कि वो बार बार वही पुरानी किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो नहीं मिल रही हैं। और यही नहीं, उनकी पत्नी बुशरा बीबी जो कि राजनीति से दूर हैं, उन्हें भी अमानवीय हालात में रखा गया है, ये इमरान खान दावा कर रहे हैं। इमरान ने सीधी तुलना की है नवाज शरीफ से, कहा कि नवाज को जेल में सब सुविधाएं मिली और मुझे सांस तक लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक समय था जब इमरान खान लाखों लोगों की आवाज हुआ करते थे, उनके आइडियल हुआ करते थे, और आज उनकी अपनी आवाज सलाखों के पीछे दबा दी गई है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब सत्ताएं अत्याचार करती हैं, आवाजें भले ही दबती हैं लेकिन मिटती नहीं है। और इमरान खान ने कह दिया, लाख परेशान कर लो, आवाज उठाना बंद नहीं होगा। जेल में भले ही परेशान हो, और ये कह दिया कि इन हालातों में रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और पाकिस्तान के इतिहास की सबसे कड़ी, सबसे बुरी, सबसे गंदी जेल मुझे हुई है और इन हालातों में मैं रह रहा हूं। इमरान जेल में परेशान है। जेल के हालात पर इमरान का दर्द भी छलका है, और ये दर्द छलक कर जब जेल से बाहर आया तो न सिर्फ इमरान खान की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, उन्हें ये बात बहुत झटके जैसी लगी, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी इसे तानाशाही के तौर पर देख रही है। और ये पहली बार नहीं है। जिस तरीके की अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, या फिर जो जेल से इमरान खान बार बार मैसेजेस भेज रहे हैं, ग्रेवाल जी आपको क्या लग रहा है, क्या जेल से बाहर आने की कोई भी गुंजाइश है क्या? क्योंकि जेल से बाहर आने के रास्ते तो तमाम तरीके से बंद कर दिए हैं मौजूदा सरकार और सेना ने।
एक तरह से ये माना जाता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली 3 एजेंसी हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। सिर्फ अल्लाह इमरान के साथ है। उनकी आर्मी जिसने इनको प्रधानमंत्री बनाया था वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने इसको बंद करके रखा हुआ है और इन्होंने बंद होते समय एक तरह से अमेरिका को भी बोला था कि उनके कारण मैं बंद हो रहा हूं। अगर ये बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के अवाम के कितने भी वहां आक्रोश हो, मुझे नहीं लगता उनकी आर्मी पर कोई असर पड़ेगा। अगर ये बाहर आएंगे तो इसमें अमेरिका का हाथ होगा और मुझे लग रहा है कि इस समय कुछ न कुछ हो रहा होगा जिससे कि अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होता है ये अमेरिका के कहने से हमेशा होता है, चाहे वो अमेरिका के साथ दिखाई दें या नहीं। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो सिर्फ अमेरिका के कहने से आएंगे, वरना पाकिस्तान को कोई असर नहीं होने वाला। ये मेरा मानना है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका का इसमें दखल है और अमेरिका के कहने का ही असर होगा। रंजन मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान में अगर अभी कुछ होगा या फिर ये बिल्कुल ही पैरों में गिर जाएं मुनीर साहब के और बोलें कि मुझे छोड़ दो, मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अगर उन्हें पैरों में गिरना होता, इमरान खान को अगर पैरों में गिरना होता तो बार बार वो जेल से मैसेजेस नहीं पहुंचाते। सिर्फ वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए नहीं, रंजन मुखर्जी जी, वो पाकिस्तान की आवाम तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों तो उनके बेटों ने कहा था कि हमें लगता है कि अबू बहुत बुरी हालत में है और उन्हें छुड़ाने के लिए हमें खुद पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जबकि वो विदेश में रहते हैं। अब ऐसे में इमरान खान जो कि जेल से बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं एसिडिक खाना है, बिल्कुल तेजाब मिला हुआ खाना है। पिछले दिनों तो उनके साथ कुछ शोषण की भी खबरें सामने आ रही थी। वो कह रहे हैं मेरी बीवी से भी ये अत्याचार हो रहा है। अगर इन सब बातों में वाकई सच्चाई है तो कैसे पाकिस्तान की सरकार या फिर सेना प्रमुख पाकिस्तान की आवाम को चेहरा दिखा पा रहे हैं? और क्या हमेशा के लिए अब इमरान खान जेल में चले गए? देखिए, मेरा ये मानना है कि इमरान खान पिछले 3 दशकों में सबसे पॉपुलर एक शख्सियत जो पीएम पाकिस्तान के बने, और लेकिन एक सिमिलैरिटी उनमें और जनरल मुनीर में है। वो ये है दोनों का चरित्र का। दोनों जो है थोड़ा सा कैसेनोवा टाइप के इंसान है और उनको जो सबसे कठिन कारावास प्राप्त हुई उसका कारण ये है कि मुनीर साहब का बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है वहां के पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ की जो बेटी है उनके साथ। और इधर जनरल मुनीर जो है, ये खबरें हैं इंटरनल की बुस्रा बीबी के साथ उनका वो रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात इमरान को पता है और उनको ये चीज गवारा नहीं है, तो इसके चलते काफी प्रॉब्लम इन दोनों में आ रही है। और एक्चुअल बात तो ये है कि अगर ज्यादा दिन इमरान को ये लॉकअप में रखेंगे तो देयर वुड बी ए सिविल अनरेस्ट एंड सिविल वार, ये बात तय है। और हमने देखा भी है कि कुछ समय पहले इमरान के पार्टी के लोग दौड़ा के आर्मी के ऑफिसर्स को चेज किए थे और उनके घर में बाकी जगह पे लूटपाट भी मचाए थे। तो ये सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो सकता है और मुझे इसलिए लगता है कि एक लीवे मिलेगा इमरान को और उनको एक चॉइस दिया जाएगा और जो कि बहुत शीघ्र होगा। इन बिटवीन जनरल मुनीर जो है वो कोशिश पे लगे हैं कि अगर बुस्रा बीबी को किसी तरीके से, बुस्रा बीबी को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रूप में वो देखते हैं और वो हैं भी, वो भविष्यवाणी करते रहते हैं, तो उस हिसाब से उनसे मदद भी लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक लीवे वो इमरान खान को जरूर देंगे, बहुत जल्द देंगे। तो क्या बातचीत की गुंजाइश अभी है? और क्या बातचीत की गुंजाइश अभी है इमरान खान की साइड से? मतलब वो तो जेल में रहने के बावजूद जिस तरह की क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं कि कभी मैं न तो बोलना छोड़ूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना किसी तरीके से कोई समझौता कॉम्प्रोमाइज करूंगा, क्योंकि पहले इस तरह की खबरें आती थी कि अब सेना और इमरान खान में बात हो रही है और शायद बात बन सकती है, लेकिन फिर वो बनती हुई दिखी नहीं। देखिए, इमरान का पॉपुलैरिटी जो है, इमरान का पॉपुलैरिटी अभी ये सताएगा
मुनीर को, आर्मी को। और एक्चुअल देखिए उतना अल्लाह पे ये लोग विश्वास नहीं करते जितना टेरर पे करते हैं। और एक्चुअल पाकिस्तान को चलाता है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, जो आर्मी को भी कंट्रोल करता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लोग भी थोड़ा सा डरे हैं, क्योंकि बाई चांस अगर तख्ता पलट होता है और एक कोई सिविल वॉर जैसे कंडीशन पैदा हो जाता है, वो जो इन लोगों को गवारा नहीं है, तो नेचुरली उस हिसाब से ये एक नेगोशिएशन टेबल पे जरूर इनके साथ आएंगे। कैलकुलेशन सामने रखी, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो तो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सुधरते हुए दूर दूर तक दिखते नहीं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान से कनेक्टेड एक खबर है जो आम लोगों के लिहाज से, उनके इंटरेस्ट के लिहाज से बड़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि एशिया कप को लेकर बात हो रही है। तो आप दोनों मेहमान मेरे साथ में रहिएगा, एक एक छोटा छोटा रिएक्शन आपका भी इस पर होगा। क्रिकेट का रोमांच लौट आया है और इस बार दाव और भी बड़ा है। एशिया कप 2025 का मेज़बान जो भारत है, भारत इसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन मुकाबले जो हैं वो यूएई में होंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं होता। 25 देशों की बैठक में ये तय हुआ है कि टूर्नामेंट की मेज़बानी भारत के पास रहेगी, लेकिन मैच खेले जाएंगे अबू धाबी और दुबई के मैदानों पर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने वर्चुअल माध्यम से इसमें हिस्सा लिया और भारत ने हाइब्रिड होस्टिंग मॉडल को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पहले ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित होना तय था, लेकिन हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे एशिया कप का आयोजन अधर में लटक गया था। इस घटना के बाद पाकिस्तान को एशिया कप और वर्ल्ड कप से बाहर रखने की मांग जोर पकड़ने लगी, जिससे भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भी अनिश्चितता गहराने लगी। वहीं अब एशिया कप 2025 को लेकर बीसीसीआई ने सदस्य क्रिकेट बोर्ड्स के साथ में एक अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें बीसीसीआई की ओर से उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया और मेजबानी को लेकर सहमति जताई। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला, वो भी कम से कम 2 या 3 बार ये मुकाबला हो सकता है और ये बड़ा रोमांचक होगा। ये क्रिकेट युद्ध होगा। भारत पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ गेम नहीं होता, वो जज्बात होते हैं, वो जुनून होता है, इतिहास है। कि जब टकराव होता है भारत पाकिस्तान में तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर ये कहिए सब काम धाम छोड़कर वो इस तरह के मुकाबले देखते हैं। मेरे साथ में जो खास मेहमान बने हुए हैं उनसे छोटा छोटा रिएक्शन इस खबर पर मैं लेना चाहूँगी। रंजन मुखर्जी जी, हालांकि कहते हैं कि खेल को अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है और हाल ही में जो पहलगाम में घटना घटी है आतंकी, उसके बाद लोगों की गले से उतर नहीं रहा था। हालांकि इसी के चलते हाइब्रिड मॉडल पर ये मुकाबले होंगे, यानी कि भारत से बाहर होंगे, भारत मेजबानी कर रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या नहीं? देखिए, खेल तो खेल है और ये बीसीसीआई का बड़ा स्मार्ट मूव है कि ये गेम रखा जाएगा शारजाह और दुबई में, यूएई में। तो ये एक अच्छी पहल है और मेरे को लगता है कि गेम में कोई भी चीज नॉर्मल सी रहनी चाहिए और वहां पे कोई सेंटिमेंट की बातें नहीं होनी चाहिए। और उसी हिसाब से मेरा मानना है कि ये अच्छा रहेगा एक तरीके से, और उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गेम में। हाँ। क्योंकि एक एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक बात होता है और वो हमारे पास है, और उसको लेके हम लोगों को ओपन माइंडेड रहना चाहिए। और देखिए, युद्ध हो या टेंशन हो, इसको अगर कोई गेम के जरिए कम हो सकता है तो ये करना चाहिए, और उस पर कोई बुराई मेरे को नजर नहीं आता। एज अ जियोपॉलिटिकल स्टेज पे देखें तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो खेल भावना होती है वो खेल प्रेमियों के लिहाज से अगर देखें तो दोनों देशों का आमने सामने आना, यानी कि मुकाबला होना, इसे हेल्दी वे में देखा जाए। एसके ग्रेवाल जी, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मैं आपसे इस चीज में सहमत हूं कि हमें खेलना चाहिए, क्योंकि एक तरह से हमारे लिए डिप्लोमेसी का काम भी करती है। और दूसरा देखिए, पूरी आईसीसी के अंदर बीसीसीआई सबसे एक तरह से रिच और जिसके पास सबसे ज्यादा फंड है, और इस तरह के टूर्नामेंट जो होते हैं उससे पैसे की कमाई काफी होती है, नहीं तो ये एक सीधा साधा नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हमारे पुराने प्लेयर्स ने अभी पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए इंग्लैंड में मना किया था। उस भावना में देखें तो वो सही थे। दूसरी, पिछले ओलंपिक्स में रूस को हिस्सा नहीं लेने दिया था। तो ये एक तरह से एक देश के ऊपर निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं।
हमारे देश में ये खेल नहीं हो रहा है, इसलिए कोई सुरक्षा का कोई वो नहीं है कि हमें उनके देश में नहीं जाना, ये वो हमारे देश में नहीं आएंगे, ये सब मिट गया है। तो एक तरह से मेरे ख्याल से ये सोची समझी, और जैसा हमारी जो संस्कृति है भारत की कि हम हमेशा एक रिस्ट्रेंट के साथ काम करते हैं, हम इमीडिएट रिएक्शन नहीं देते हैं, हाँ। उस भावना से ये खेलना एक तरह से ठीक है। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया के लिए आपने टाइम निकाला और प्रीशियस टाइम निकालते हुए पाकिस्तान से जुड़े हुए इन मसलों पर, भारत के साथ रिश्तों पर आपने खुलकर बात की। ग्रेवाल साहब आपका भी और रंजन मुखर्जी जी आपका भी बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिएगा।